हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट डाइज़ोनियम सॉल्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बीच में जो अमीन्स है तुम्हारी सेकेंड यूनिट वो सोनिका मैम करवाएंगे। ठीक है, तो हम अगली यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप कि सब ने देख लिया हो या पढ़ लिया हो। ठीक है, डाइज़ोनियम सॉल्ट्स नाम तो तुमने इसका पहले भी सुना होगा। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट डाई एज़ो जब भी ये वर्ड आता है डाई एज़ो तो हमारे माइंड में एक पिक्चर ये आनी चाहिए कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर आना चाहिए माइंड में। ठीक है, और डाइज़ोनियम सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट जो वर्ड लगाया है, सॉल्ट्स क्यों लगाया है कि इसमें जो स्पीशी होती हैं उसमें दो जो स्पीशी हैं वो एक इनमें से एक कैटायन है, एक एनायन की तरह एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, कितने रिएक्टिव होते हैं, ये सब पढ़ेंगे इस यूनिट में। ठीक है, तो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन पार्ट में इन्होंने कहा है कि किस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, उसका नाम लिखा हुआ है जॉन पीटर ग्रेस। ठीक है, हु सो एवर इट इज़, ये सब तुम्हें लर्न करना नहीं है, लेकिन थोड़ा इंट्रो तुम्हें पता होना चाहिए जो भी लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर एक लिखा हुआ है, देखो यहाँ ये जो लिखा हुआ है ArN2 एंड X नेगेटिव। N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसी की मैं बात कर रही थी। ये जो लिखा हुआ है देखो कि पॉजिटिव स्पीशी है और एक नेगेटिव स्पीशी है, तभी इसको हम क्या कह रहे हैं, एक सॉल्ट का नाम दे रहे हैं। ठीक है ना, सॉल्ट में क्या होता है, जैसे सॉल्ट तुमने जो भी पढ़े उनमें एक कैटायन होता है, एक एनायन पार्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एनाइनिक स्पीशीज़ क्या क्या हो सकती है, उनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रेट आयन। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, बोरेट। ठीक है, फ्लोरोबोरेट कहेंगे बल्कि। ठीक है, तो दूसरा इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और बात ये कह रहा है कि यहाँ पर इन्होंने AR ही क्यों लिखा, ये स्पेसिफिक क्यों कर दिया कि जो पोर्शन है, जो कार्बन वाला पार्ट है वो अराइल पार्ट ही है, एलिफेटिक पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एलिफेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट्स आर ऑल्सो नोन बट दे आर नॉट स्टेबल, दे आर हाईली अनस्टेबल। वो स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए उनकी एग्जिस्टेंस भी नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो रेडली नाइट्रोजन को निकालकर और कार्बोकेटायन में कन्वर्ट कर जाते हैं। ठीक है, कार्बोकेटायन एक कंपेरेबल स्टेबल स्पीशी है। ठीक है ना, तो जहाँ स्टेबिलिटी लगेगी वहीं तो मॉलिक्यूल रहना वो करेगा ना, प्रेफर करेगा। जैसे अगर ये कार्बोकेटायन इतना स्टेबल नहीं होता, कार्बोकेटायन यूजुअली एलिफेटिक कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं, तभी ये जो रिएक्शन है वो इस तरफ जा रही है। इसका मतलब फॉर्मेशन कार्बोकेटायन की पॉसिबल है बाय रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना, एलिफेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट्स में ये रिएक्शन ईजिली हो जाता है। लेकिन अराइल पार्ट में क्या होगा, देखो अराइल में स्ट्रक्चर में वैसे ही अभी बना के दिखा रही हूँ, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर कि कैसे ये स्ट्रक्चर डिड्यूस किया गया। ये होता है एक अराइल डाइज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है ना, तो इसमें अगर ये वाला पोर्शन, यहाँ से भी तो नाइट्रोजन निकल सकता है। अब तुम्हारे माइंड में थोड़ा ये आना चाहिए कि एलिफेटिक ने ही क्यों नाइट्रोजन निकाला। मैं कह रही हूँ नाइट्रोजन जो निकल रही है N2 गैस, वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो यहाँ से भी तो निकल सकता है ना, यहाँ से। फिर इस पार्ट में ऐसा निकलने पर क्यों नहीं हो रहा है कि यहाँ पर भी निकल जाए और बाद में क्या बन जाए, एक कैटायन बन जाए। लेकिन इस केस में जो कैटायन बनेगा वो ये बनेगा, और ये हाईली अनस्टेबल होता है। इसलिए अराइल डाइज़ोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को निकाल इवॉल्व करके और इस तरह से स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पा रहे हैं, वो उल्टा ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन यहाँ एलिफेटिक के केस में हो रही है वो एरोमेटिक के केस में नहीं होगी। ठीक है, एरोमेटिक स्टेबल होते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, और तभी हम उनकी रिएक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे जो सेकंड पोर्शन है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, तो उसमें सीधा सीधा ये लिखा हुआ है कि एक सफिक्स ऐड करना पड़ता है डाइएज़ोनियम जस्ट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने लिया है, सिंपल बेंजीन मॉलिक्यूल के ऊपर डाइएज़ो ग्रुप लगाया है और फिर लास्ट में जो एनायन है उसका नाम लिख दिया है। पहले में जैसे एग्जांपल क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन एक एनायन यूज़ कर रखा है तो क्लोराइड लिख दिया। हाइड्रोजन सल्फेट है, फिर फ्लोरोबोरेट है, या फिर ब्रोमाइड है। ठीक है, इस तरह से इनकी नेमिंग कर रखी है। नेमिंग में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट सा नहीं है बताने लायक। ठीक है, थर्ड
स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर ये प्रॉपर एक कंपाउंड को लेके चल पड़ा है, ठीक है ना। इन जनरल डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहे हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की बात कर रहा है। कैसे, कोई तो स्ट्रक्चर डिड्यूस किया गया होगा इनिशियली, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला निकाला गया होगा थ्रू मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन प्रोसेसेस, जैसे मास स्पेक्ट्रा। आजकल तो मास स्पेक्ट्रा लिया जाता है किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। पहले ये टेक्निक्स नहीं थी, मास जो स्पेक्ट्रा आजकल हम ले लेते हैं। तो पहले और मेथड्स थे, एनालिटिकल मेथड्स, तो उनकी हेल्प से मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले डिड्यूस किया जाता है किसी भी कंपाउंड का, फिर हम उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। अब जिस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवर किया था डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स को, उसने सबसे पहले प्रपोज किया एक स्ट्रक्चर। ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, स्ट्रक्चर नंबर 1 लिखा हुआ है जिसके नीचे, ये स्ट्रक्चर दिया था भाई ग्रीस ने ही। उसने जैसे ही डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स डिस्कवर किए, ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया। अब लेकिन इस स्ट्रक्चर में बहुत सारी गलतियां थी, या कह लो ये बहुत सारी रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स की। तो वो क्या क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। फेल टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग फैक्ट्स, जैसे अगले पेज पे जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, जो सबसे पहला करेक्टर है इसका कि ये सॉल्ट्स होते हैं। हाँ, ये तो हमें बाद में पता चला है कि ये ऐसे सॉल्ट्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बाद में ही तो इन स्ट्रक्चर्स को नकारा गया। जो स्ट्रक्चर ग्रीस ने दिया उसको बाद में जो और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके बारे में और डिस्कवरी की, बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स के बारे में या क्लोराइड के बारे में जो भी डिस्कवरी की, तो उन्होंने पहले वाले स्ट्रक्चर में गलतियां निकाल दी कि ये गलतियां हैं, ये इस करेक्टरिस्टिक को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो उसमें सबसे पहला है सॉल्ट लाइक करेक्टर, कि ये सॉल्ट्स होते हैं। और इस मॉलिक्यूल को देखकर कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई एक कैटायन है और एनायन है, ठीक है। तो ये सॉल्ट बिहेवियर को ही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरा, इसमें जो भी पोर्शन है नाइट्रोजन वाला, वो डिस्प्लेस होके हम एक सिंगल एंटिटी, जैसे आगे हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे किस पोर्शन की, N2X नेगेटिव। यहाँ से देखो, यहाँ ये जो N2X नेगेटिव ये जो पोर्शन है, इसको हटा देंगे एराइल पार्ट से, और इसकी रिप्लेसमेंट पढ़ेंगे बाय डिफरेंट कंपाउंड, जैसे H से रिप्लेस कर दिया, या OH से, या हेलोजेंस से, ठीक है। जिनसे भी करेंगे ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शंस, ये स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसमें देखो दोनों नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से अटैच्ड हैं। अब जब भी रिएक्शंस पढ़ते हैं हम यूजुअली, तो सिंगल बॉन्ड ब्रेकेज ही तो पढ़ते हैं आज तक, एक साथ दो दो तीन तीन। वो तो फिर जैसे ओजोनोलिसिस हो गया, या फिर हाईली ड्रास्टिक कंडीशंस जो होती हैं, तभी ऐसा होता है ना, ठीक है। तो कितने बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, ये देखो कितने सारे, मतलब नाइट्रोजन के बीच में भी डबल बॉन्ड है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो यही ये यहाँ पर कह रहा है कि नाइट्रोजन वाली जो एंटिटी है उसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं डिफरेंट एटम्स से या ग्रुप से, तो ये स्ट्रक्चर उन सारी रिएक्शंस को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। थर्ड पॉइंट, कि यहाँ पर सिर्फ एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन होता है जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने दोनों को अटैच कर दिया। इस स्ट्रक्चर में दोनों नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से अटैच्ड हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का रिडक्शन किया जाता है तो हाइड्राजीन्स बनते हैं। यहाँ पर देखो थर्ड में जो फिनाइल हाइड्राजीन बना रखा है ना, ठीक है। तो फिनाइल हाइड्राजीन जो बनते हैं ऑन रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, वो तभी तो बनेंगे जब एक ही नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया होगा बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। तो ये इस बात को भी प्रूव गलत कर रहा है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इनकी फॉर्मेशन को भी सही प्रूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अगली जो पॉइंट है कि एजो कंपाउंड्स जो होते हैं, एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो जिनमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड आ जाता है नाइट्रोजन के बीच में, एजो डाइज भी कहते हैं जिन्हें, ठीक है। तो ये उनकी तरह कपलिंग रिएक्शंस नहीं शो करता, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर तो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? अब ये तो खुद ही नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, अब तुम इसी को डाई थोड़ा ना कह दोगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह का करेक्टर भी नहीं शो कर पाता। और अदरवाइज तो क्या होता है, डाइएज़ोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो डाइएज़ो कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन होगा जो हम पढ़ेंगे, डाइएज़ोनियम कपलिंग रिएक्शंस।
डाइएजो कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर जो है, जो ग्रीस ने दिया था, वो कपलिंग रिएक्शंस को भी फेवर नहीं कर रहा है कि ये किसी तरह की कपलिंग कब पॉसिबल है। देखो, जब दोनों में से एक नाइट्रोजन तो फ्री हो तभी तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कपल कर पाएगा। लेकिन यहाँ तो देखो दोनों ही नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर ग्रीस ने दिया, स्ट्रक्चर 1, वो डाइएजो कपलिंग टाइप की रिएक्शंस को भी फेवर नहीं कर रहा है। फिफ्थ जो उन्होंने एक और गलती निकाली वो ये कि अगर पेंटा सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड बनाया जाता है, पेंटा सब्सटीट्यूटेड अमीन्स से अगर हम डाइज़ोनियम सॉल्ट बना रहे हैं तो भी हमें डाइज़ोनियम सॉल्ट मिल रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक पोजीशन ही फ्री चाहिए डाइज़ोनियम सॉल्ट को जहाँ नाइट्रोजन अटैच्ड होता है, बाकी कोई उसको पोजीशन ऑक्यूपाइड भी हो तो उसको चलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन दोनों अटैच्ड नहीं होते, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल ले रखा है, एक क्या ले रखा है, 2,3,5,6 टेट्रा ब्रोमो सल्फेनिलिक एसिड, ठीक है, सल्फेनिलिक। अब यहाँ पर जो नेमिंग की गई है वो सल्फोनिक ग्रुप को सेंटर में लेकर की गई है, वो ज़्यादा प्रेफरेंस वाला ग्रुप है इसलिए, ठीक है, सल्फेनिलिक एसिड इसको कहेंगे। जब इसकी डायजोटाइजेशन किया गया, ये जो बीच में लिखा है, ये डायजोटाइजेशन करते हैं तभी डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो डायजोटाइजेशन जब इस कंपाउंड का किया गया तो भी हमें एक डाइज़ोनियम सॉल्ट मिला। इसका मतलब दोनों नाइट्रोजन बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड नहीं होते डाइज़ोनियम सॉल्ट के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो दिया गया था, ग्रीस स्ट्रक्चर जिसने दिया था, ठीक है, वो बहुत सारी लिमिटेशंस थी उसमें, वो तो किसी भी बात को सही प्रूव कर ही नहीं रहा था। जो भी इसकी जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ थी डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की, वो सब ये गलत प्रूव कर रहा था। तो इस स्ट्रक्चर को तो सबसे पहले डिस्कार्ड कर दिया गया कि ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर कैक्यूले स्ट्रक्चर जो दिया गया, यहाँ पर मैंने सर्कल करके लिखा है, ये प्रपोज किया गया भाई। इस स्ट्रक्चर ने ऊपर वाली जितनी भी ड्रॉबैक्स हैं कि ये ग्रीस स्ट्रक्चर वाली, वो सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी, सिर्फ फर्स्ट वाली को छोड़कर कि इनका सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर देखो, सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होने के लिए इसमें भी तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एंटिटी होनी चाहिए ना, तभी एक कोई कार्बन कैटायन और एनायन होगा, तभी तो इसको सॉल्ट नाम देंगे। डाइज़ोनियम सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में दो ही गलतियाँ थी। पहली कि एक सॉल्ट लाइक बिहेवियर इसका जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है या करेक्टर होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दूसरी क्या है कि इसमें एजो कंपाउंड्स की तरह लिंकेज बना दी इन्होंने। अब यहाँ पर देखो, एजो कंपाउंड्स में यही वाली लिंकेज होती है, ठीक है, एजो कंपाउंड्स में इस तरह की लिंकेज होती है और वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। यही लिंकेज यहाँ पर दिखाई गई है, लेकिन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, ये तो अनस्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एजो कंपाउंड्स। तो क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? जब दोनों में बॉन्डिंग सेम दिख रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो फिर दोनों की स्टेबिलिटी में इतना डिफरेंस क्यों है? इसका मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस है दोनों में, एजो कंपाउंड्स में और डाइज़ोनियम सॉल्ट्स में, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट सिर्फ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कैक्यूले स्ट्रक्चर, अदरवाइज सारे जो ऊपर वाले पॉइंट थे कि सिंगल नाइट्रोजन ही अटैच्ड होता है रिंग से और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, ये सब रिडक्शन होने पर फिनाइल हाइड्राजीन बनाता है, वो सब इसने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ये सिर्फ एक सॉल्ट स्ट्रक्चर और एक इसकी इनस्टेबिलिटी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो थर्ड जो स्ट्रक्चर दिया गया वो मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स है, और वो अब तक हम यूज़ कर रहे हैं कि यही मान के चल रहे हैं कि बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स का यही स्ट्रक्चर होता है, जो थर्ड यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब ये सॉल्ट लाइक बिहेवियर को भी दिखा रहा है, ठीक है ना। अब नीचे जो दे रखे नीचे वाले पैराग्राफ में एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अबव स्ट्रक्चर, अब ये जो ब्लूमस्टैंड ने जो स्ट्रक्चर दिया थर्ड, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके सपोर्ट में क्या क्या एविडेंस हैं, कहाँ से ये सपोर्टेड है कि भाई यही स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें देखो, मैंने जो हाईलाइट किया उसमें सबसे पहले देखो, प्रेजेंस ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड एज शोन बाय IR। अभी हमने IR पढ़ा है, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की जो पीक आनी चाहिए वो 2150 या 2250 है शायद वैल्यू, उसके आसपास आती है, ठीक है। तो वो पीक इस कंपाउंड ने दी, इसका मतलब तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में इस मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ना कि डबल या सिंगल, ठीक है। और क्या क्या इसके फेवर में एविडेंस है, देखो फर्स्ट कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अब कोई भी कंपाउंड
वाटर में सॉल्युबल तभी होगा जब वो पोलर फॉर्म में होगा, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज़ हैं, तो इसका मतलब वाटर में इजीली सॉल्युबल होगा और ना कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, उनमें सॉल्युबल नहीं होगा, नॉन पोलर में ये सॉल्युबल नहीं होगा। सेकंड देखो एविडेंस क्या लिखा है इन्होंने, कंप्लीट आयनाइजेशन एज शोन बाय द कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स। कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स किए जाते हैं, मतलब कंडक्टेंस नोट की जाती है। अगर आयंस होंगे तो ही कंडक्टेंस शो करेगा मॉलिक्यूल, कोई भी आयंस ही नहीं होंगे तो कैसे कोई मॉलिक्यूल कंडक्टेंस शो करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर थर्ड है, आयंस एग्जिस्ट जिसमें कर रहे हैं, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ठीक है, अदरवाइज तो कोई कंडक्टेंस यहाँ पर शो नहीं होती, ठीक है। इट्स इनस्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू एजो कंपाउंड्स। अब हम एजो कंपाउंड्स और डायज़ोनियम सॉल्ट्स को डिफरेंट वे में स्टडी कर सकते हैं। अब एजो कंपाउंड्स में होते हैं देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर, और यहाँ पर देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और उसमें भी एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से ये थोड़े से लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू एजो कंपाउंड्स, ठीक है ना। यही सब यहाँ पर दे रखे भाई एविडेंस कि ये स्ट्रक्चर के क्यों हमने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसके फेवर में बहुत सारे एविडेंस हैं जो प्रूव कर रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि यही स्ट्रक्चर करेक्ट है। इसमें जो लास्ट दे रखा है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं कौन, इसके डायएजोटेट्स। डायएजोटेट्स कब बनेंगे, जब किसी बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट में हम क्या डाल दें, एक बेस डाल देते हैं, तो जो हेलोजन वाला पार्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, हाइड्रोक्सिल आयन से। जैसे ही ऐसा होगा तो नीचे जो मॉलिक्यूल बना है उनको कहते हैं डायएजोटेट्स। ये देखो यहाँ पर ये जैसे ही हेलोजन बाहर गया, OH ने क्लोरीन की जगह ली, तो क्या बन जाते हैं, उन जो भी बनते हैं उनको कहा जाता है डायएजोटेट। अब यहाँ पर देखो पहले तो OH आया है यहाँ पर, और उसके बाद ONA में कन्वर्ट हो गया है वो OH ग्रुप, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जैसे ही ये डायएजोटेट्स बनते हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तुमने एल्कीन्स में पढ़ा है, ठीक है ना, एल्कीन्स में ही क्यों पढ़ा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिर्फ एल्कीन्स में क्यों बनते हैं, ये तुमने पढ़ा होगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है कि हम इसको रोटेट कर दें, हिंडर्ड रोटेशन होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। तो वही यहाँ पर है, देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं कर सकते कि ये कॉन्फॉर्मेशन शो करे, जैसा कि हम किस में पढ़ते हैं, मीथेन्स में पढ़ते हैं, इथेन्स में पढ़ते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो वहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है अराउंड कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड, सॉरी। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स में पढ़े हमने, सिस ट्रांस, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तभी ये इस तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है, ठीक है। तो ये जो 4-5 एविडेंस हैं ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर दिया था ब्लूम स्ट्रैंड ने, ठीक है। और यही मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है डायज़ोनियम सॉल्ट्स का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स कैसे बनाए जाते हैं लैब में, ठीक है। तो उसमें देखो प्राइमरी अमीन से बनते हैं सबसे पहले, सबस्ट्रेट, रिएजेंट क्या डालना होता है, HNO2 चाहिए हमें, नाइट्रस एसिड। अब वो HNO2 यहाँ पर इन situ मतलब रिएक्शन के बीच में ही बनाया गया है, किसकी हेल्प से, सोडियम नाइट्राइट और एसिड की हेल्प से, मिनरल एसिड, ठीक है। यहाँ पर मिनरल एसिड कोई भी ले सकते हैं, HCl H2SO4 HNO3, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं उन्हीं को तो मिनरल एसिड्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर HX लिख दिया है एज सच, तो वो कुछ भी हो सकता है, HCl HBr H2SO4 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या प्रोसेस है, क्या ध्यान रखना पड़ता है या कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, जैसे यहाँ पर इन्होंने टेम्परेचर देखो 273 से 278 केल्विन, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस से बिलो ही रखना है, इससे ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर रिएक्शन मिक्सचर का नहीं जाना चाहिए। जहाँ जिस भी वेसल में हम जो भी रिएक्शन कराएंगे उस वेसल का टेम्परेचर 5 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब पूरी की पूरी जो भी रिएक्शन होगी वो कोल्ड एनवायरनमेंट में करवानी हमें, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स जैसे ही बनेंगे वो डीकम्पोज हो जाते हैं। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ये बनेंगे भी और
नहीं भी बनेंगे, अब तुम्हें बनते हुए दिखाई थोड़ी ना देंगे कि बन गया है, तो जैसे ही बनेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, उससे पहले ये डिकम्पोज हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिया है, एनिलिन लिया है, ठीक है। एनिलिन से बना रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो भी एनायन HCl यूज़ किया है तो क्लोराइड आ गया। अगर H2SO4 यहाँ पर यूज़ कर लेते तो हाइड्रोजन सल्फेट हमारा एनायन होता, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। अब यहाँ पर देखो जनरल प्रोसीजर फॉर डाईएज़ोटाइजेशन। अब यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस का नाम इसने डाईएज़ोटाइजेशन रख दिया है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इनटू इट्स डाइएज़ोनियम सॉल्ट इज नोन एज डाईएज़ोटाइजेशन। अब यहाँ पर 2-3 बात इंपॉर्टेंट है। पहली तो ऊपर ही डिस्कस कर ली हमने टेम्परेचर वाली, कि टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस रखना है, अदरवाइज डाइएज़ोनियम सॉल्ट जो भी बनेगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो मैंने नीचे स्टार करके लिखी है कि जो भी एसिड हम यूज़ करेंगे HCl H2SO4 या जो भी मिनरल एसिड, वो हमें एक्सेस में यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है? क्योंकि उसके काफ़ी मोल यूज़ होंगे। फर्स्ट जैसे यहाँ पर अगर 20 स्पेसिफिक करके चलें तो 3 मोल यहाँ पर लगते हैं। पहला 1 मोल जो यूज़ होगा वो अमीन को डाइएज़ोटाइजेशन करने में, मतलब एक तरह से ये मान लो, पहला तुम किसी भी सीक्वेंस में समझ लो कि एक जो यूज़ होगा वो HNO2 बनाने में होगा। यहाँ पर देखो HNO2 कहाँ है। अब ऑर्गेनिक ऐसे पढ़ने में मज़ा तो नहीं आता है, लेकिन ये देखो ये लिखा हुआ है, तो एक HCl का मॉलिक्यूल तो इसको बनाने में चाहिए। ये किससे बनाया हमने? NaNO2, ठीक है, इसकी हेल्प से, सोडियम नाइट्राइड की हेल्प से क्या डाल दिया? HCl डाल दिया। तो HCl का 1 मोल तो यहाँ यूज़ हो गया HNO2 बनाने में, ठीक है। दूसरा लास्ट स्टेप में देखो यहाँ पर जो भी डाइएज़ोनियम आयन ही बनता है बस, तो जो साइड में क्लोरीन लगता है एक वहाँ पर चाहिए हमें। और तीसरा रिएक्शन मिक्सचर को एसिडिक बनाए रखने के लिए चाहिए। ये सब क्यों चाहिए? इसका रीज़न यहाँ इन्होंने थोड़ा सा लिखा है, लेकिन वो अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। जब हम डायज़ो कपलिंग इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। डाइएज़ोनियम सॉल्ट जो ये बना है, जैसे ही ये बन जाएगा, ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो अगर तुम्हारे रिएक्शन मिक्सचर में थोड़ा सा भी प्राइमरी अमीन अनरिएक्टेड रह जाएगा तो HCl की प्रेजेंस में ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक डाई बना सकते हैं HCl की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो इस वजह से एसिडिक बनाए रखने के लिए बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होनी चाहिए। 2 तरह से पढ़ेंगे हम डाइएज़ोनियम कपलिंग, एक में तो हमें एसिडिक कंडीशंस चाहिए, एक में हमें बेसिक कंडीशंस चाहिए, ठीक है। तो जब वहाँ पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर जो डाइएज़ोनियम सॉल्ट अगर बन गया है तो वो फर्दर रिएक्शन शो ना करे, इसलिए हमें एक्सेस में यहाँ पर HCl की रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है वो एसिडिक रहे, ठीक है ना, ये साइड रिएक्शंस को ना होने दे, ठीक है। तो इस तरह का डिस्कशन यहाँ पर नीचे वाले पैराग्राफ में किया गया है, ठीक है। अब इसका क्या मैकेनिज़्म है, कैसे प्राइमरी अमीन से हमने क्या बनाया है? डाइएज़ोनियम सॉल्ट बनाया है विद द हेल्प ऑफ HNO2, ठीक है। तो इसका मैकेनिज़्म नेक्स्ट पेज पे दे रखा है। अब यहाँ पर इन्होंने देखो ऊपर एक डिस्कशन में यूरिया तुम्हें थोड़ा सा दिख रहा होगा। अगर HNO2 को एक्सेस में ले लिया जाए तो भी हमारे पॉसिबिलिटी ये रहती है कि कोई ना कोई साइड रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो अगर गलती से HNO2 एक्सेस में डल गया है गलती से, तो उसको सप्रेस करने के लिए क्या डालना पड़ता है? यूरिया डाल दिया जाता है ताकि वो ब्रेक कर सके HNO2 को, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ठीक है। रिएक्शन मिक्सचर में और वाटर बन जाता है। मतलब इजीली अगर गलती से एक्सेस में HNO2 डल भी जाता है, बन गया है जो कि, ठीक है, HCl ज़्यादा डलने से या फिर सोडियम नाइट्राइड डालने से, तो उसको कैसे सप्रेस किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ यूरिया, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखो, द डाइएज़ोटाइजेशन ऑफ अमीन्स इज बिलीव्ड टू अकर बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है? बना रहा है एक क्या? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर देखो, ये HNO2 का मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है।
यहाँ पर जो ये H लिखा हुआ है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए भाई। एज सच H थोड़ी ना पड़ा है, कोई एटम थोड़ी ना है यहाँ पर। ये यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, पेन से लिख लेना। H नहीं है ये, यहाँ पर H पॉजिटिव है। ठीक है, कहाँ से आया H पॉजिटिव? क्योंकि मॉलिक्यूल सॉल्यूशन ही हमारा पूरा एसिडिक है, HCl के बहुत सारा मोल यहाँ पर हमने लेके चले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो H पॉजिटिव आयन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? HNO2 मॉलिक्यूल के साथ, और डेवलप कर रहा है एक इलेक्ट्रोफाइल जिसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन। अब तुमने किसी ने अगर ध्यान से पढ़ी है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव ही होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये और ये दोनों अलग अलग हैं। ये नाइट्रोनियम आयन है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पर, है ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट है। ये नाइट्रोसोनियम आयन है, यहाँ पर NO2 नहीं है, NO है। ठीक है ना, तो एक क्या डेवलप कर दिया है? इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा दूसरी न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी के साथ। न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी यहाँ पर क्या है? प्राइमरी अमीन ARNH2। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जैसे ही लोन पेयर वो अपना किसको देगा? नाइट्रोसोनियम आयन को देगा। तो इस तरह की ये जो स्पीशी यहाँ पर बन गई है। ठीक है, अब जैसे ही ये बना, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसने अपना लोन पेयर जो डोनेट किया है। ठीक है, जैसे ही बनेगा वो फिर क्या रिमूव करेगा? एक प्रोटोन। प्रोटोन रिमूव करने पर जो दूसरी स्पीशी बन रही है वो ये बन रही है। अगले स्टेप में जो प्रोटोन निकला था वही फिर से एडअप हो रहा है किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। नाइट्रोसोनियम आयन में जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर एडअप हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड जो स्पीशी फिर बनी, थर्ड जो स्पीशी बनी वो ये है। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर जो प्रोटोन निकला था वो एडअप हो गया, तो इस तरह की स्पीशी बन जाएगी। अल्टीमेटली हम नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड डेवलप करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर अभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा बनता हुआ दिखाई देगा। अब इस स्टेप के बाद देखो, यहाँ पर जैसे ही वो ऑक्सीजन ने ऐड किया H पॉजिटिव, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो बियर नहीं कर पाएगा पॉजिटिव चार्ज। वो जो नाइट्रोजन से अपना बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा यहाँ से, ये देखो, ये उसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव किया। ठीक है, जैसे ही ऐसा होगा तो उधर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मूव करेगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, मतलब यहाँ से भी एक प्रोटोन निकलेगा। जैसे ये प्रोटोन निकला, जो अगली स्पीशी बनी वो ये। ठीक, अब इस स्पीशी में फिर से जो प्रोटोन निकला था वो फिर से एडअप होगा। ठीक है, और अगली स्पीशी में यहाँ पर देखो फिर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें क्या मिल गया? एक डायज़ोनियम कैटायन। क्या मिल गया? डायज़ोनियम कैटायन। और इस डायज़ोनियम कैटायन के साथ हमारे जो रिएक्शन मिक्सचर में हैलोजन का एनायन प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर हमने HCl यूज़ किया तो Cl नेगेटिव जो प्रेजेंट है वो आकर अटैच कर जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है ना। अब यही मैकेनिज़्म क्यों होता है, यही क्यों फॉलो हुआ, या फिर यही मैकेनिज़्म करेक्ट है? तो इसके लिए भी यहाँ पर देखो, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द अबव मैकेनिज़्म। ये मैकेनिज़्म किस किस ने सपोर्ट किया है वो नीचे लिखा गया है। कह रहा है अगर प्राइमरी अमीन में, जो प्राइमरी अमीन जैसे यहाँ पर अगर एनिलिन लेके चले हैं, अगर उसमें क्या प्रेजेंट हो? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने नाइट्रो लगाया है, नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। तो देखो ये जो यहाँ पर लग रहा हुआ, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इस तरह की जो स्पीशी होगी उसका डायजोटाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। लेस इजी टू डायजोटाइज, मतलब उनका डायजोटाइजेशन करना बहुत ही हार्ड होगा, मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो ये लोन पेयर था वो अब रिंग में चला गया है। इस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। अब ये जो लोन पेयर था यही तो सबसे पहले चेन कहीं या रिएक्शन को स्टार्ट करवा रहा था। यही तो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर था। ये देखो, यहीं से तो रिएक्शन स्टार्ट हुई। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। अब यहाँ से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ही तो दे रहा था इस इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, तो अगर बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उस अमीन का डायजोटाइजेशन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसा इन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूव किया कि अगर
प्राइमरी अमीन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसको डायजोटाइजेशन करना, उसकी डायजोटाइजेशन करना हार्ड है, ठीक है। तो ये जो एविडेंस है ये सपोर्ट कर रहा है हमारे ऊपर वाले मैकेनिज्म को कि सबसे पहला जो स्टेप होता है मैकेनिज्म का वो क्या होता है, लोन पेयर जो अटैक कर रहे हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं लोन पेयर डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन अपने नाइट्रोसोनियम आयन को, ठीक है। आगे जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, और नीचे एक लाइन लिखी हुई है एविडेंस इन सपोर्ट वाले टॉपिक के नीचे, कन्वर्सली अगर कहें, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं हमारे प्राइमरी अमीन्स में तो वो सपोर्ट करेंगे डायजोटाइजेशन को, मतलब वो ईजी कर देंगे डायजोटाइजेशन प्रोसेस को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है ना। प्राइमरी अमीन का जो ये NH2 पार्ट है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस, ठीक है ना। तो इस वजह से एनिलीन की कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं एट ऑर्थो एंड पैरा, जैसे यहाँ पर इन्होंने टोलुडीन का एग्जांपल दिया है। टोलुडीन क्या होता है, यहाँ पर देखो ये होता है एनिलीन, ठीक है। सिंपल अगर इसकी डायजोटाइजेशन करें तो ये जो लोन पेयर होता है यही तो अटैक करता है। अगर अब मैं इस रिंग में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं तो वो फेवर करेगा डायजोटाइजेशन को, क्योंकि ये लोन पेयर की एक्सेसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा ऑर्थोटोलुडीन, जैसे ये, ठीक है ना, इसको कहेंगे ऑर्थोटोलुडीन, टोलुडीन की डेरिवेटिव फॉर्म जिसमें NH2 पार्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स। डायजोनियम सॉल्ट्स, एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स एज कम्पेयर टू एलिफेटिक आर मोर स्टेबल, क्यों होते हैं उसका यहाँ पर और अच्छे से दोबारा से डिस्कशन इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा दिया था, लेकिन अब फिर से अच्छे से समझाएगा। नीचे देखो स्ट्रक्चर बना रखे हैं कुछ, यहाँ पर देखो एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स आर मच मोर स्टेबल देन द एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज इज डिस्पर्स ओवर द रिंग। देखो डायजोनियम सॉल्ट्स का बेसिक स्ट्रक्चर, मैं इसको कुछ भी नहीं लिख रही, आर लिख देती हूँ, जैसे एलिफेटिक और एरोमेटिक की बात बाद में करेंगे। ये आर एलिफेटिक पार्ट भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। जब ये एरोमेटिक होता है तो इस तरह का रेजोनेंस पॉसिबल होता है, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है, वो रिंग के अंदर चला गया, ठीक है, और डिफरेंट कार्बन एटम्स 5 कार्बन एटम्स पर वो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा कोई रेजोनेंस एलिफेटिक पार्ट में प्रेजेंट नहीं होता। अब दूसरे तरीके से भी समझाएगा। दूसरा तरीका देखो क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एलिफेटिक पार्ट आर ड्यू टू द टेंडेंसी टू एलिमिनेट नाइट्रोजन। अब देखो नीचे एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले बनाया है, ये देखो ये जो है एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अगर यहाँ से हम नाइट्रोजन निकाल दें तो क्या बन रहा है, एक कार्बोकेटायन बन रहा है, अल्काइल कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन मैंने पहले ही डिस्कस किया, स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और लेकिन जस्ट रिवर्स होगा किस केस में, अगले पेज पे आ जाओ। एरीन में देखो अराइल पार्ट अगर लगा दे और वो भी नाइट्रोजन को रिलीज कर दे, जैसे यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया है, ये देखो नाइट्रोजन निकाल दिया, हेलोजन भी निकाल दिया, तो यहाँ पर जो बना है वो कौन सी स्पीशी बनी है, जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताई थी इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर ही, कि इस तरह की स्पीशी बन जाती है अगर अराइल डायजोनियम एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट भी नाइट्रोजन गैस को रिलीज़ कर दें, तो इस तरह की स्पीशी बन जाती है। ये हाईली अनस्टेबल होती है, ठीक है ना, ये कार्बोकेटायन कभी भी स्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन फॉर्मेशन की टेंडेंसी नील है, लेकिन एलिफेटिक पार्ट में नाइट्रोजन निकलने के बाद क्या बन रहा है, अल्काइल कार्बोकेटायन, जो कि स्टेबल स्पीशीज होती हैं। तो इस वजह से भी एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स आर मच मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तुम पढ़ सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है कलरलेस
सॉलिड्स होते हैं हाईली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्यों होते हैं वो भी बताया था कि पोलर फॉर्म होती है ये, क्योंकि कैटायन और एनायन है ना यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 बातें और समझा रखी हैं। दे आर नेवर आइसोलेटेड। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि इनको कभी भी आइसोलेट करके मतलब बना के एज सच रखा नहीं जाता है कि फर्दर यूज़ कर लेंगे कभी भी फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि इनको डिकम्पोज हो जाते हैं ये इजीली। इनको जब भी चाहिए होता है ये इमीडिएटली इन C2 रिएक्शन के अंदर ही बनाए जाते हैं या फिर बनाते ही यूज़ कर लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लोरोबोरेट्स के बारे में इन्होंने एक थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी अलग से ही बताई है कि वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था कि ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा अनायन फ्लोरोबोरेट है, BF4 नेगेटिव है, तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लोरोबोरेट्स की एक खास बात ये भी लिखी हुई है कि ये स्टेबल होते हैं, इनको ड्राई करके स्टोर भी किया जा सकता है। ठीक है, बाकी के पोर्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।